विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज आपकी कक्षा है 11। विषय है भौतिक विज्ञान, उप विषय है समतल में गति और प्रकरण टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, इस वीडियो में आप ये समझेंगे। इसमें क्या क्या ज्ञात करना होता है ये समझेंगे, अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गति आपकी बहुत प्रकार की होती है। अभी पिछली वीडियो में आपने ऋजु रेखीय गति पढ़ी थी, तो अभी आप दो गति समझेंगे। ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति, और दूसरी होती है समतल गति। इसमें आपने पिछली वीडियो में ऋजु रेखीय गति में गति के समीकरण, जो 4 समीकरण पढ़ाए गए थे आपको, वे समझे थे। अब है समतल गति। ऋजु रेखीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसकी दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग के समांतर रहती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग निरंतर बदलता रहता है, परंतु दिशा वही रहती है। ऐसी गति को हम ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, जैसे हमने कोई गेंद है ऊपर की ओर लंबवत दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दी है, तो यहाँ पर जो गति की दिशा है वो, और जो गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा है, दोनों परस्पर विपरीत होती है। इसी प्रकार से यदि किसी गेंद को हम ऊपर किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं तो वेग की दिशा पृथ्वी की ओर नीचे की ओर होती है, और जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसकी दिशा भी पृथ्वी की ओर ही होती है। तो ऐसी गति को हम ऋजु रेखीय गति कहते हैं। इसके विपरीत यदि वस्तु किसी ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करती है जिसकी दिशा वस्तु के प्रारंभिक वेग से भिन्न होती है, अर्थात भिन्न दिशा में होती है, तो ऐसी गति को हम समतल गति कहते हैं। इस गति में वस्तु के वेग का परिमाण तथा वस्तु की दिशा दोनों लगातार बदलते रहते हैं। तो ऐसी गति को हम समतल गति कहते हैं। और जो आपकी प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप्य गति, ये समतल गति का ही एक उदाहरण है। तो अब आप इसमें प्रक्षेप्य गति की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य गति, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात फेंका जाता है, तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक समतल में वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं, और वस्तु जिस पथ पर गति करती है उसको हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। अब इस प्रक्षेप्य गति में हमें 4 चीज़ें ज्ञात करनी होती है। अब वे चारों चीज़ें कर्मानुसार, सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है प्रक्षेप्य का पथ। प्रक्षेप्य का पथ, पथ और प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ये ऊर्ध्वाधर दिशा है, इसके बाद
ये क्षैतिज दिशा है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। कोई पिंड है ऐसे क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेप्य गति करता हुआ ऐसे दूर जाकर किसी स्थान पर गिरता है। यह आपकी एक्स अक्ष है, क्षैतिज दिशा है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु O है। मूल बिंदु से किसी वस्तु को या पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। इसका प्रारंभिक वेग u है। अब इसको अगर हम पथ के बिंदुओं को देखें, जैसे ये बिंदु है कोई, इसको देखें तो अगर हम यहाँ से लंब गिराएं तो इस गति में क्या देखते हैं कि वस्तु क्षैतिज दूरी भी तय कर रही है और ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊपर की ओर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दूरी और क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दूरी इसने तय की है। ऐसे ही हम आगे दूसरा पॉइंट लें, यहाँ पर देखें तो ऐसा ही यहाँ पर है, क्षैतिज दूरी मूल बिंदु से क्षैतिज दूरी तय की है और यहाँ से लंब डालेंगे, ऐसे इसको मिलाएंगे तो ऊर्ध्वाधर दूरी भी तय की है। तो प्रक्षेप्य गति को हम दो गतियों में वियोजित कर सकते हैं। नंबर 1 क्षैतिज गति, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर गति। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि क्षैतिज दिशा में भी विस्थापन हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी विस्थापन हो रहा है, तो गति क्षैतिज दिशा में भी हो रही है और गति ऊर्ध्वाधर दिशा में भी हो रही है। तो जैसे हमारा वेग था तो ये दोनों दिशाओं में होगा, क्षैतिज दिशा में भी होगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में। वस्तु का वेग क्षैतिज दिशा में वेग, इसको हम ux से दिखाएंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग होगा इसको हम uy से। ऐसे ये बिंदु लिया हुआ है, क्षैतिज दिशा में वेग, ये अंतिम वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग है। अब किसी भी बिंदु पर अगर हम वेग निकालेंगे तो वो अंतिम वेग कहलाएगा। क्षैतिज दिशा में vx और ऊर्ध्वाधर दिशा में vy। ये प्रक्षेप्य पथ का उच्चतम बिंदु है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, ये बिंदु P है। यहाँ पर वस्तु में केवल क्षैतिज वेग होगा vx। ऊर्ध्वाधर वेग कुछ नहीं होगा। ऐसे ही मान लीजिए हम इस बिंदु पर देखें तो क्षैतिज वेग vx और ऊर्ध्वाधर वेग vy, ये नीचे की ओर हो जाएगा और ये कोण थीटा, ऐसे ही ये कोण थीटा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, vx v और vy। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है हम वेग को दो भागों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग। अब सबसे पहले हम वेग के दो घटक प्राप्त करते हैं। अब जैसे O A B, ये त्रिभुज ले लिया है हमने, तो प्रक्षेप्य गति को हम दो गतियों में वियोजित कर सकते हैं। प्रक्षेप्य गति ये दो गतियों में वियोजित हो जाएगी। नंबर 1 क्षैतिज गति और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर गति। तो वेग को दो घटकों में वियोजित करने पर, वेग को दो घटकों में वियोजित करने पर इसके लिए त्रिभुज इससे समझ सकते हैं, समकोण त्रिभुज OAB में साइन थीटा
साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया आपका ए बी और कर्ण हो गया ओ ए। अब हमें ए बी अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक जो कि यू वाई है वो ए बी के भी बराबर होगा। दोनों समांतर रेखाएं है, इससे और इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपका ऊर्ध्वाधर वेग है ए बी दिशा में। तो यदि हमें ए बी ज्ञात करना है ओ ए गुणा साइन थीटा। ओ ए देखेंगे क्या है, ओ ए आपका वेग है, प्रारंभिक वेग u। तो कर्ण है तो ये आ जाएगा u गुणा साइन थीटा। इसको लिखेंगे हम ux, ये क्षैतिज दिशा में है तो ux बराबर u साइन y लिखा जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में है u साइन थीटा। तो ये वेग का ऊर्ध्वाधर घटक कहलाएगा। कौन सा घटक हुआ ये, ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम त्रिभुज की सहायता से इसको समझ सकते हैं या फिर सीधे लिख सकते हैं कि यू वाई ऊर्ध्वाधर घटक बराबर यू साइन थीटा। अब यदि इसी में हम कोस थीटा लिखें तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हुआ आपका ओ बी और कर्ण हुआ ओ ए। ऐसे ही हम इसमें ओ बी जब ज्ञात करेंगे तो ओ ए गुणा कोस थीटा। मान रखेंगे ओ बी ये क्षैतिज दिशा में वेग का घटक है तो इसको हम यू एक्स लिखेंगे। ओ ए ये प्रारंभिक वेग है यू और गुना कोस थीटा। तो ये आपका क्षैतिज घटक कहलाएगा, क्षैतिज घटक। तो वेग के दो घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा, क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कोस थीटा। अब क्या देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की गति हो रही है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। अब मान लीजिए कि किसी क्षण t पर बिंदु A पॉइंट पर होता है जिसके निर्देशांक x और y है। इसका अर्थ हुआ कि क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन x है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन वो y है। तो हम एक बार क्षैतिज दिशा में गति के लिए समीकरण बनाएंगे, दूसरी बार ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के लिए समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों से इसके प्रक्षेप्य का पथ देखेंगे कि वो कैसा होता है। तो बिंदु A जिसके निर्देशांक x y है के लिए बिंदु A पर वस्तु क्षैतिज गति। पहले हम क्षैतिज गति देखते हैं। क्षैतिज गति के लिए प्रक्षेप्य गति गुरुत्वीय त्वरण g के अंतर्गत होती है जिस पर क्षैतिज गति जिसका क्षैतिज गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्षैतिज गति में त्वरण का जो मान है वो शून्य होता है, जो जी पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे हमने इसका देखे यहाँ पर ये विस्थापन, क्षैतिज गति में जो विस्थापन है वो x है, x दिशा में दूरी तय की है। जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग ux बराबर u कोस थीटा, ये क्षैतिज घटक है और समय t है। और जो त्वरण है ax ये शून्य है, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं करता है। तो आपने देखा क्षैतिज गति में विस्थापन x, प्रारंभिक वेग ux बराबर u कोस थीटा, समय t है और जो त्वरण है क्षैतिज दिशा में ax वो 0 है। तो अब हम इसमें गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। गति की तृतीय समीकरण से
द्वितीय समीकरण से, सॉरी, दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्षैतिज दिशा में ले रहे हैं तो x और x मान रखेंगे, मान रखने पर क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन है वो x है। क्षैतिज दिशा में जो वेग है, हमने वेग के दो घटक निकाले थे, u कोस थीटा इंटू टी माइनस 1/2। क्षैतिज दिशा में जो त्वरण है वो 0 है और गुना टी स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। तो x बराबर u कोस थीटा इंटू टी। यहाँ से हम t का मान ज्ञात करेंगे, t बराबर आ जाएगा x बटे u कोस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 क्षैतिज गति से हमने समय ज्ञात कर लिया है, जो कि t बराबर x बटे u कोस थीटा आया है। अब लेते हैं हम ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए इसमें विस्थापन कितना होता है? विस्थापन y, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है वो y है। प्रारंभिक वेग u y, ये क्या होगा? u साइन थीटा, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। त्वरण ए वाई, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण g काम करता है। इसकी गति ऊपर की ओर हो रही है, गुरुत्वीय त्वरण का मान नीचे की ओर होगा, तो g जो है ऋण होगा, ऋण। इसके बाद समय, समय आपका t है। t समय में जो है प्रक्षेपित वस्तु बिंदु A पर पहुंची है। अब पुनः गति के तृतीय समीकरण से, पुनः हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। पुनः गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण s बराबर यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखेंगे तो एस वाई यू वाई ए वाई, प्लस लगा लेंगे क्योंकि g का मान हमने माइनस लिया हुआ है। एस वाई का मान रखेंगे, एस वाई वाई दिशा में विस्थापन है y। यू वाई का मान रखेंगे, यू वाई यू साइन थीटा इंटू टी। जी ए वाई का मान माइनस जी है तो माइनस आ जाएगा, और 1/2 जी टी स्क्वायर। अब समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे जो हमने क्षैतिज गति में निकाला था। समीकरण 1 से t का मान रखने पर, t का मान रखने पर समीकरण 1 से t बराबर आया था x बटे यू कोस थीटा, तो t का ये मान हम इस समीकरण में भर देंगे। तो ये आएगा y बराबर u साइन थीटा गुना t का मान आया है x बटे यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी। टी का मान है x बटे यू कोस थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे। इसको हल करें, u से u कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू एक्स माइनस जी बटे 2। इसके गुना कर देंगे, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया है y बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये हो गया टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर।
तो ये समीकरण बना है। अब ये समीकरण देखते हैं कि ये समीकरण कैसा है। अब यह समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप में है। ये गणित में आपने पढ़ा होगा। ये समीकरण b के स्थान पर tan थीटा है, c के स्थान पर g/2 u² cos स्क्वायर थीटा है। तो ये समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर के रूप में है, जो कि y में एक घात है और x में 2 घात का समीकरण है। तो ये एक प्रक्षेप्य का समीकरण है। किसका समीकरण है? प्रक्षेप्य का। तो इसका मतलब जो प्रक्षेप्य का पथ होता है तो वो कैसा होता है? परवलयाकार। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। दूसरा पॉइंट है फिर उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। नंबर 2 उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। ये क्या होता है? वस्तु को प्रक्षेपित करने के बाद वस्तु अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा अधिकतम ऊंचाई से पुनः उसी तल में आने में जितना समय लेती है तो उसे हम प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात वस्तु को प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात जितने समय तक वस्तु वायु में रहती है उस समय को हम वस्तु का उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम कहते हैं। तो ये फ्लाइट टाइम है। अब इसका व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। अब इसमें मान लीजिए माना वस्तु अधिकतम ऊंचाई, माना वस्तु अधिकतम ऊंचाई, ये बिंदु P है। अधिकतम ऊंचाई बिंदु P पर T समय में पहुंचती है। पहले हम इस T समय को ज्ञात करेंगे। तो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति। इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति कोई नहीं है, जो गति है वो केवल क्षैतिज गति है। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए देखेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक वेग ux, uy ऊर्ध्वाधर दिशा में जो आपका वेग है वो है u साइन थीटा। अंतिम वेग vy, ये आपका 0 होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कोई वेग नहीं है। समय t ले लेंगे। त्वरण, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो त्वरण कार्य करता है वो g होगा। गति की प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस at, ऊर्ध्वाधर के लिए है तो vy, uy और ay। मान रखेंगे। मान रखने पर vy, uy, ay का मान रखते हैं। vy अंतिम वेग 0, uy u कोस थीटा, uy u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस ay g gt।
इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो ये जी टी 0 में जुड़ेगा, जी टी बराबर आ जाएगा u साइन थीटा। इसमें t ज्ञात करेंगे, t बराबर होगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो जो t समय आया है ये वस्तु का क्षैतिज तल से अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय है, अर्थात इधर का समय है अधिकतम ऊंचाई तक जाने में। अब वस्तु को जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही समय पुनः उसे उस तल पर वापस आने में लगता है। तो जैसे t समय इधर लगा है तो ऐसे ही t समय इसको पुनः पृथ्वी तल पर वापस आने में लगेगा। तो इस प्रकार से जो उड्डयन काल होगा तो वो क्या हो जाएगा, उड्डयन काल को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे तो 2 गुणा इंटू टी, क्योंकि इस टाइम का दुगना हो गया है, t इधर है t उधर, तो ये मान रखेंगे 2 गुणा t का मान आया है u साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से आपका उड्डयन काल का सूत्र t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपके उड्डयन काल का सूत्र आ गया है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई ये ज्ञात करेंगे। पिंड को प्रक्षेपित करने पर पिंड कितनी ऊंचाई तक जाता है उसको हम प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। जैसे हमने बिंदु P लिया हुआ है, यहाँ पर प्रक्षेप्य की जो ऊंचाई है वो कैपिटल H से दिखाई है। ऐसे ही प्रक्षेप्य के पथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्षैतिज से जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी प्रक्षेप्य की ऊंचाई वो भिन्न भिन्न होगी। अब हम बिंदु P के लिए ही मानते हैं, तो मान लीजिए कि जो महत्तम ऊंचाई है वो h है, तो मानेंगे माना महत्तम बिंदु, महत्तम ऊंचाई पर स्थित बिंदु, महत्तम ऊंचाई पर स्थित बिंदु P की तल से ऊंचाई। h है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए हमने h है। तो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए ऊर्ध्वाधर गति का प्रयोग करेंगे। ऊर्ध्वाधर गति के लिए बिंदु P पर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग uy क्या था, ये ऊर्ध्वाधर घटक था, ये आया था हमारा u साइन थीटा। त्वरण ay ये गुरुत्वीय त्वरण g था। अंतिम वेग P बिंदु पर जाने पर उसका जो अंतिम वेग है vy वो 0 होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई वेग नहीं होगा। समय तो रहन समय, अब हमारे पास uy, ay, vy और ऊंचाई, किस ऊंचाई तक गया है, ऊंचाई h है। अब हम इसमें ऊंचाई निकालनी है तो गति के तृतीय समीकरण का प्रयोग करेंगे। गति के तृतीय समीकरण से तीसरा समीकरण v² बराबर u² माइनस
2as। ऊर्ध्वाधर गति y y y। अब इनके मान रखते हैं हम। मान रखने पर vy का मान 0, uy का मान u sin थीटा और वर्ग -2ay का मान g, s का मान h। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है वो कैपिटल H। इसको इधर लेके आएंगे 2gh बराबर वर्ग करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें h निकालना है तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नीचे चला जाएगा इधर 2g। तो ये प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये समझेंगे। तो h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यदि हमें h मैक्सिमम देखना है कि प्रक्षेप्य कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, तो h मैक्सिमम का मान सूत्र के आधार पर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान भी अधिकतम होना चाहिए। और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा है, इन सब का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर h मैक्सिमम आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। कब होगा ये, अतः साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन में किसका मान होता है, कोण में देखेंगे, इसको कोण से लिखेंगे, ये साइन 90 का मान होता है। तो ये आ गया है साइन 90 डिग्री। साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर साइन थीटा √1 बराबर 1 और इसको हम साइन 90 डिग्री लिखेंगे। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यदि हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करनी है तो प्रक्षेप्य को किस कोण पर प्रक्षेपित करना होगा, 90 डिग्री के कोण पर। अर्थात प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर दिशा में सीधे ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना होगा, तो वह प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। इसका उदाहरण है कि ऊंची कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को कितने डिग्री पर उछालता है, वो 90 डिग्री पर अपने शरीर को उछालता है, जिससे वो अधिक से अधिक ऊंचा कूद सके। अभी आपकी महत्तम ऊंचाई। अब हम इसकी प्रास ज्ञात करेंगे, प्रक्षेप्य की प्रास। फोर्थ, क्षैतिज प्रास। रेंज, ये क्या होती है, प्रक्षेप्य प्रक्षेपित किए जाने के पश्चात अपनी गति समाप्त करने तक जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है। जैसे हमने इसको यहाँ से प्रक्षेपित किया है, ऐसे जाएगा और पुनः पृथ्वी तल पर वापस आएगा, तो इस दिशा में जो उसने क्षैतिज दूरी तय की है, ये क्षैतिज दूरी, ये आपकी प्रास कहलाती है। तो प्रक्षेप्य की प्रास, उड़ान के समय प्रक्षेप्य उड़ान के समय जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसको हम प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रास या प्रक्षेप्य की प्रास कहते हैं। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। उच्चतम बिंदु P, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, तो क्षैतिज दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए जो त्वरण है
क्षैतिज दिशा में त्वरण ax बराबर 0 है, क्योंकि ये गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत होती है और गुरुत्वीय त्वरण जो है ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर कार्य करता है। अब जैसे अभी समझाया था कि इसमें क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, तो ax का मान 0 है। तो जहाँ पर क्षैतिज गति में त्वरण नहीं है तो हम वहाँ सीधे सूत्र का प्रयोग करते हैं कि क्षैतिज दूरी, जैसे हमें दूरी निकालनी है तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय या वेग गुणा समय। तो यहाँ आ जाएगा क्षैतिज वेग और गुणा समय। क्षैतिज वेग ये होगा ux, और जो समय टोटल टाइम कितना अभी ज्ञात किया है, उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल t, तो ux गुना t। अब इसको हम r से लिखेंगे या rx से लिखेंगे। अब इनके मान रखेंगे क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक हमने निकाला था ux, ये क्या आया था, ये आया था u cos थीटा गुना t का सूत्र हमने निकाला था, t बराबर आया था हमारा 2u साइन थीटा अपॉन g। ux क्षैतिज वेग का मान रख दिया है, t उड्डयन काल का मान रख दिया है। इसको हल करेंगे u इंटू यू, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 बच रहा है, साइन थीटा है, इंटू कोस थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा, और बटे g, u स्क्वायर गुना, ये सूत्र पड़ा होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो जो प्रक्षेप्य का प्रास है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये आपका क्षैतिज प्रास है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए हमें r का मान अधिकतम चाहिए लेना है, तो r मैक्सिमम के लिए क्या होगा, साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर अपॉन जी होगा। अतः साइन 2 थीटा बराबर 1, साइन 2 थीटा का मान 1 होगा, इसका अधिकतम मान 1 है। साइन 1 किसका मान होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री, अर्थात 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अधिकतम प्रास के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1, और ये आया है आपका साइन 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 अपॉन 2 बराबर 45 डिग्री, तो थीटा का मान 45। तो यदि हमें किसी वस्तु को अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी पर फेंकना है, अर्थात हमें अधिकतम क्षैतिज प्रास चाहिए, तो उसको हमें 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। इसका उदाहरण है, जैसे भाले फेंकने वाले को या लंबी कूदने वाले खिलाड़ी को कूदने के लिए अपने शरीर को 45 डिग्री के कोण पर उछालना होता है, जिससे कि वह अधिक से अधिक लंबाई तक जा सके, तो इसलिए थीटा का मान 45 डिग्री होगा। यदि हम वस्तु को कुछ ऊंचाई से थ्रो करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो ऐसा करने पर जो कोण होगा वो थोड़ा घट जाएगा, तो कोण का मान जो है वो 45 डिग्री से कम होगा। यदि हम किसी ऊंचाई से लेंगे तो थीटा लेस देन 45 डिग्री। यदि हम किसी थोड़ी ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और किसी वस्तु को प्रक्षेपित कर रहे हैं और हमें अधिकतम प्रास चाहिए, तो फिर हम जो थीटा का मान होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। इसी में
यदि थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा रखने पर, तो हमारा ये सूत्र आया है। अब इसमें r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 साइन 2, अब थीटा के स्थान पर हमने 90 माइनस थीटा रख दिया है, 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया है यू स्क्वायर साइन अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाएंगे 180 और माइनस 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपकी दूसरी समीकरण बनी है जब हमने थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा लिया था। तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं कि r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यही समीकरण नंबर 1 जो है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो ऐसी स्थिति में प्रास जो है वो समान होगा। इस प्रकार वस्तु को चाहे हम थीटा कोण पर फेंकें, थीटा कोण पर फेंकें या 90 माइनस थीटा कोण पर फेंके प्रक्षेपित करें, तो उसका प्रास हमेशा समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम क्षैतिज दिशा में हैं और यहाँ से हमने किसी भी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया है। ये 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की गई है। दूसरा 9 थीटा हमने 30 डिग्री लिया हुआ है और दूसरा थीटा डैश इतना 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। अब हमने इसको 60 डिग्री पर थ्रो किया है ऊपर की ओर, तो क्या देखते हैं कि ये जो प्रास है r का मान ये समान रहता है, ये आपका 60 डिग्री है। तो वस्तु को चाहे थीटा कोण पर जैसे 30 डिग्री पर प्रक्षेपित करें या उसको 60 डिग्री पर प्रक्षेपित करें, तो उसका क्षैतिज प्रास r ही प्राप्त होगा। अधिक कोण बढ़ने पर ऊंचाई बढ़ जाएगी, ये होगा। अब इसमें इसके कुछ कंडीशंस है, प्रक्षेप्य गति की शर्तें। 3 शर्तें हैं। नंबर 1, प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई तक नहीं जाना चाहिए। जो ऊंचाई है आपकी h अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? यदि प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर उस गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात g जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, प्रारंभिक वेग या फिर प्रास, जो आपकी प्रास है प्रास r, वह भी अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर प्रास अधिकतम होगी तो इसमें भी गुरुत्वीय त्वरण g का मान परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर भी g का मान परिवर्तित होगा, तो ये प्रक्षेप्य गति नहीं रहेगी। थर्ड में है प्रारंभिक वेग। प्रक्षेप्य का जो प्रारंभिक वेग है u का मान भी अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना
चाहिए। यदि प्रक्षेप्य को हम अधिक वेग से प्रक्षेपित करेंगे तो प्रक्षेप्य का पथ प्रक्षेप्य का न रहकर दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे यदि किसी तोप से हम गोले को छोड़ते हैं तो उसका पथ परवलयाकार होता है। क्यों? यदि किसी मिसाइल का प्रयोग करते हैं तो मिसाइल का वेग बहुत अधिक होता है और वह अत्यधिक दूर तक वार करती है, तो उसका पथ परवलयाकार नहीं होता है, वह दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। तो ये 3 शर्तें हैं। प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई तक नहीं जाना चाहिए, उसकी प्रास अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो वेग है प्रारंभिक वेग वो भी अधिक नहीं होना चाहिए। अब प्रक्षेप्य गति के उदाहरण जैसे कि तोप से गोला छोड़ना, रॉकेट का ईंधन समाप्त होने पर उसका नीचे की ओर गिरना, हवाई जहाज़ से बम का गिराना, ये सब आपके प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। भाले का फेंकना, गोले का फेंकना, डिस्क का फेंकना, ये आपकी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। अब इसमें आप R तथा H में संबंध, अब आप ये और समझेंगे। अभी जो सूत्र था हमारा उसमें H का फॉर्मूला क्या था? H आया था हमारा u² sin² θ/2g। यदि हमें H मैक्सिमम लेना था तो H मैक्सिमम आया था u²/2g। ये पहली समीकरण। ऐसे ही प्रास, जो प्रास थी आपकी R था u² sin2θ/g। हमने R मैक्सिमम निकाला था, R मैक्सिमम u²/g, समीकरण नंबर 2। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। तो H मैक्सिमम बटे R मैक्सिमम, H मैक्सिमम का मान रखेंगे u²/2g बटे R मैक्सिमम u²/g। तो u² से u², g से g कैंसिल होगा, 1/2 बच गया। तो आपका H मैक्सिमम बराबर R मैक्सिमम अपॉन 2। तो जो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होगी वो उसकी प्रास, अधिकतम प्रास की आधी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये अधिकतम ऊंचाई है और ये इसका प्रास है, तो इनमें क्या संबंध होगा? अगर ये अधिकतम ऊंचाई h है और ये प्रास r है तो h का मान जो है प्रास r का आधा होगा। सपोज करो कि ये 100 मीटर है, उसको किसी पिंड को प्रक्षेपित किया गया है जो 100 मीटर तक दूरी पर जाकर गिरा है, तो वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा? तो 100 का आधा 50, तो h का मान जो है वो आपका 50 मीटर होगा। तो ये अधिकतम प्रास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध है। तो आपने इसमें प्रक्षेप्य गति पढ़ी के जो फॉर्मूले हैं, उड्डयन काल, ऊंचाई, प्रक्षेप्य का पथ आदि कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा। आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।